वशित कनक लिराज कसानी उछते अपद उछते पेशेंट जो गप कनी गया थे चे हल्ते हवाले और गायनी हवाले कैसे खबर हो गया था कि चुक्के कैसे पैदा पे गए चे पेश और पैदा पे करन माते हूँ ख्याल एर करन निकल चुक्के जिंदे ख्याल सरा चूना हार्ट टुक्का जनायनक तमाम इंजेक्शन जनी जनायनक ये केयर कनक दवा मतलब टाइम टू टाइम ये डॉक्टर केरा पेश दारनक ये लाजमी बीतते चिंचो माह तक चिंचो टाइम तक आमा डॉक्टर निशा चुजानी डॉक्टर निशा आफ्टर बेबी बर्थ जब बेबी पैदा हो जाए उसके बाद उसके इंजेक्शन्स और बाकी टीके वगैरह लगवाने के लिए टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ लोग इसे भी इग्नोर कर देते हैं और वो फिर बाद में जो है ना बीमारियां लेकर बच्चों को, मैंने देखा है बच्चों में फिर हेपेटाइटिस और बाकी तमाम बीमारियां आ जाती हैं और फिर वो परेशान हाल डॉक्टर्स के पास पहुंचती हैं। तो जब बच्चा हो जाए उसके बाद कितने मंथ्स तक उसका चेकअप ज़रूरी है, कितने ईयर्स तक का वो हो कि डॉक्टर के जो है ना वो गाइडेंस में रहे? इसका ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी पीडियाट्रिशियन उनको बेबी को विज़िट करते हैं। उसके बाद उसको वैक्सीनेशन, एक तो डिलीवरी के टाइम आफ्टर डिलीवरी उसको BCGs लग जाता है, पोलियो की वैक्सीन, ये सब एक पूरा शेड्यूल होता है जो WHO ने बनाया हुआ है, उसको उनको फॉलो करना होता है। जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से बच्चों के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आजकल कोलेरा की आती है, रोटा की वैक्सीन एक आती है जो कि डायरिया और इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। MMR वैक्सीन होती हैं जो ये 9 मंथ में लगती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको अपना जो पूरा वैक्सीनेशन कार्ड प्रोवाइड हर हॉस्पिटल में किया जाता है। हमारे पास भी मुर्शिद हॉस्पिटल में हम लोग प्रॉपर उनको वैक्सीनेशन कार्ड, वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पे हम उनको गाइड करते हैं कि आपको फर्दर बेबी को यहाँ लेकर आना है वैक्सीनेशन करवाने के लिए, जो भी अप टू डेट डॉक्टर्स आपको वो बताएं अकॉर्डिंगली। बाकी ये कि ऑब्वियसली कुछ भी प्रॉब्लम हो, ऐसे ही मैं ये नहीं कहूँगी कि हेल्दी बेबी है सब ठीक है तो भी विज़िट करें, मगर ये है कि कोई भी जो ये लोग इग्नोर कर देते हैं। एक आजकल इतना ट्रेंड हो गया है टॉप फीड का कि मदर अपना फीड ही, इवन कोई पहले ये होता था कि थोड़े जो अर्बन यानी कि थोड़े जो इस तरह के इलाके होते थे डिफेंस या बाकी इस तरह के, वहाँ के जो लोग होते थे वो थोड़ा अवॉइड करते थे। अब हमारे नॉर्मल फीमेल्स जो हमारे पास सारे नेवल हब साइड के भी कोई भी होती हैं, वो भी डॉक्टर दूध नहीं आ रहा तो वो टॉप फीड यानी बॉटल फीड स्टार्ट कर देती हैं। उसकी अपने इन टर्म्स इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बेबी को डायरिया हो जाता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स, हॉस्पिटल एडमिशन्स, और वो इस बात को कैच ही नहीं कर सकते पेरेंट्स कि ये डायरिया उसके लिए कितना बुरा है, कि इस डायरिया से उसकी डेथ हो सकती है बेबी की। तो वो उसको घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही देख रहे हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन हो, इस तरह की बेबी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे रैशेज़ हैं, तो जो बेबी, अगर बेबी को प्रॉब्लम है तो आप पीड्स कंसल्टेंट को दिखाएं। हम लोग लोकल कहीं पे भी क्लिनिक्स में दिखा देते हैं, कहीं पे भी कुछ कोई जनरल भी बैठे होते हैं फिजिशियन क्लिनिक में सिर्फ MBBS, उनको भी दिखा देते हैं। बात ये होती है कि जब किसी बड़े हॉस्पिटल में अगर कंसल्टेंट्स बिठाए गए हैं तो किसी रीज़न की वजह से बिठाएं। कंसल्टेंट्स जो एक डिग्रीज़ और एक इतना अरसा अपनी तालीम और इतना सब करके उसी एक ही फील्ड को दे रहे हैं, तो वो किसी वजह से उनको बिठाया गया उन हॉस्पिटल्स में, तो आपको उनका फ़ायदा लेना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में भी क्लिनिक्स वगैरह में भी अच्छा खासा ये लोग फ़ीस बेचारे पे कर देते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं। मैंने प्रेगनेंसी में खुद इसी कम अरसे में जब से मैंने ज्वाइन किया है मुर्शिद, मैंने देखा है आसपास के क्लिनिक्स में उनको ऐसे मेडिसिन दे देते हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो उनको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो डिफरेंस यही होता है कि हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट को दिखाने का और लोकल, क्योंकि उनको अपनी क्लिनिक रन करनी होती है, वो कुछ भी मेडिसिन दे देते हैं, उनको आगे कोई बैकअप पता नहीं होता कि इस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है। एनसिड्स दे देते हैं जो हम लोग मोस्टली अवॉइड कर रहे होते हैं, जो कि पेन किलर्स और वोल्ट्राल वॉरेन के नाम से आ जाती हैं, तो वो उनको दे देते हैं कि आपने ये लेनी है दर्द के लिए, तो या वोल्ट्राल के इंजेक्शन लगा देते हैं। पेशेंट को वक्ती तौर पे तो आराम आ जाता है कि मुझे तो पेन रिलीव हो गया है, तो बहुत अच्छा डॉक्टर था, मगर उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, बेबी IUGR छोटा हो जाता है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है बेबी की, उसका लाइकर पानी बेबी का कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि इनको ये जो डिफरेंस है ना कंसल्टेंट और इसका, ये एक अपने उसमें रखना चाहिए जहन में कि आपको किस तरह हॉस्पिटल्स में आपके सेटअप में इतना अच्छा एक हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरह के सीनियर डॉक्टर्स, इवन पीडियाट्रिशियन भी मुर्शिद में हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो आपको उनको अवेल करना चाहिए। आप लोकल कहीं भी दिखा दोगे, या जैसे कि अभी हमने दाइयों की बात की थी, फुल ट्रायल दे देते हैं वो पेशेंट्स को
इतनी बुरी कंडीशन में आते हैं कि पूरी सूजन होती है उनके ऊपर, Even मतलब ऐसी इतनी कि अजीब वो जड़ी-बूटियाँ। हाँ बिल्कुल ऐसे होते हैं कि पेशेंट को हम एग्जामिन भी नहीं कर सकते, इतना पेन हो रहा होता है, इतनी स्वेलिंग होती है उनको जी। कि सिजेरियन भी अल्टीमेटली होता है क्योंकि बेबी नीचे से बिल्कुल वो चांस ही नहीं होता। वो डॉक्टर का ये डिफरेंस होता है कि आपको अर्ली असेस कर लेते हैं कि प्रोग्रेस स्लो चल रही है और हमने आगे इसको डिलीवर ये नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकते, या बेबी की कॉम्प्लिकेशन है, बेबी की धड़कन ख़राब हो रही है, बेबी का लाइकर यानी कि जिसको कहते हैं कि हम पेशेंट्स की ज़बान में कि बेबी ने पोटी कर दी है पानी में, तो ये सब चीज़ें जल्दी पिक करके उसको डिलीवर करना होता है सिजेरियन के थ्रू, या जो भी हमने अपना मेयर लेना होता है। वहाँ पे दाई के पास उनको कोई इस चीज़ से इशू नहीं, तो उनको ये होता है कि बस बच्चा निकाल के दे दें और नॉर्मल डिलीवरी का जो टैग है कि वो लगा के नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो वो चीज़ें होती है कि फिर वो बेबी अपना खो देते हैं, ब्रीच पे ट्रायल दे देते हैं। ब्रीच बेबी हमने बता दिया होता है पहले कि पहला बच्चा उल्टा है, आपका ये सीजर होगा, ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगा, मगर दाई उनको आश्रय दे देते हैं कि ठीक है नहीं मैं करा लूँगी, नॉर्मल हो तो जाता है, निकालने को तो हम भी निकाल सकते हैं, बट द थिंग इज़ बेबी आज सर्वाइव ना करे, आपने 9 मंथ उसको पेट में रखा, इतनी फीलिंग्स होती हैं उसके साथ, और एट द एंड आपको वो बेबी डेड मिले तो वो क्या फीलिंग होगी इस पेशेंट की। फिर वो ये सोचता है कि मेरा ही अपना रॉन्ग डिसीजन था, मैं ही दाई के पास गई थी, मेरी गलती है, तो वो भी चुप रहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आपकी हॉस्पिटल जाना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस सेंस में। अच्छा, उसके अलावा लोग फौरी तौर पर जो जैसे आपने कहा बोतल पे ले आते हैं, फीडर पे ले आते हैं, तो यहाँ अगर फीडर की बात करते करते लोग 2-2.5 महीने के बच्चों को सिरेलैक, बिस्किट्स और पता नहीं क्या क्या खिलाने पिलाने लग जाते हैं, जिससे उनका सीना ख़राब हो जाता है, सांस के जो ना मसले होने लगते हैं, बिल्कुल नाक बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद फिर जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो अल्लाह माफ़ करे छुपाते भी हैं, नहीं नहीं डॉक्टर हमने तो इसे कुछ भी नहीं दिया। बिल्कुल, पैदा होता है बच्चा, फिर पहले उसको गुट्टी के कह के वो दे देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं, कोई भी चीज़ खिला देते हैं, जबकि एक WHO ने एक रिकमेंड किया है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इतनी रिसर्च हुई है इसमें, इतना कुछ हुआ है। इवन ये तो बेस्ट है, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स आप बेहतर बता सकती हैं कि कितना ये बेस्ट है मदर के लिए कि वो अपने ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल मदर के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसमें। एक जो सबसे पहला कंसर्न होता है वेट उनका, जो बहुत पुट ऑन कर लेती है, वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है अगर एक माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है। सेकंड, रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी उन फीमेल्स में कम होता है जो ब्रेस्ट फीड कराती है। बिल्कुल। और एक और बात ये कि ब्रेस्ट फीडिंग के ये सारे वेट के रिलेटेड और ये सारे इतने ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं कि आप, और दूसरा आप जैसे कि अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो 6 मंथ तक उसके चांसेस ऑफ कंसीविंग खुद कम होते हैं, एक्सक्लूसिव कराती हैं। नहीं तो ये अगर ऐड कर देती हैं 3 मंथ में कुछ भी उसको खिलाना पिलाना, तो फिर वो बेबी के लिए भी नो डाउट बुरा होता है। और इसके अलावा हमने उसके बाद 6 मंथ्स के बाद रिकमेंड किया है कि भाई WHO ने तो ये कहा पानी भी नहीं पिलाओ बेबी को, आपने जस्ट ब्रेस्ट फीड कराना है उसको। आप अवॉइड करो सब कुछ, ये लोग सिरेलैक दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, उसकी वो न्यूट्रिशन नहीं होगी जो उसको मिल रही है, वो जस्ट पब्लिसिटी स्टंट है। मगर ये कि आप खुद सोचो कि आपको बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना। 6 मंथ तक सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है रिकमेंडेड। उसके बाद ज़रूरी है कि माँ ख्याल बकने और चुक्का नहीं कैसे स्टार्ट है कैसे हम मानस के असना आयनी चुक्का में कोशिश बकने चुक्के वत्ती माते शीरी बेरसी माते शीरत ताकत अबरी जितना है अल्लाह ताला ने मगर चे हम इबाज वशे रिश्ते ये कनेक्टिविटी है ये भी कोशिश बीतते कि अमा चुक के माते शीरा वरन थे और आ ज़्यादा अट्रैक्ट में आ ज़्यादा कनेक्ट बनती होती माते को। कहा ये भी जाता है कि जो बच्चा एक्चुअली माँ का दूध पीता है वो ज़्यादा माँ से कनेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। बिल्कुल मदर और बेबी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आफ्टर फीडिंग। जो टॉप फीड वाली चीज़ होती है वो नहीं होती। दूसरा, बेबी के लिए इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, डायरिया, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, इतनी ज़्यादा हॉस्पिटल नमूनिया, ये सारे उसी से ही। और इवन हमारे पास हॉस्पिटल में इस तरह ये लोग लेकर आते हैं पेशेंट्स अपने बेबीज़ को जो कि बेचारे डेड होते हैं 5 मंथ 4 मंथ में। अगर आप पहले आप मुर्शिद में ले आओ उनको, पहले अगर उनको जो थोड़ी सी भी सिम्टम्स है उस पर ले आओ तो फिर वो ज़्यादा बेहतर है। और वो जो डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है ऑब्वियसली इन पे रिसर्चेज हुई होती, पूरी दुनिया में रिसर्च होती है, फिर उसके बाद ये बात बनती है कि आपने क्या करना है। ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं हमारी ऐसे तो नहीं होती। तो आप अब इनको एक डिफरेंस करना है कि हमने किसको दिखाना है और क्या फिर उनको किस तरह फॉलो करना है।
ऐसा ना हो कि बस हम लोकल दिखा रहे हैं क्लिनिक में या घर में किसी दाई को दिखा रहे हैं, वो कंसीव करने के लिए इस तरह पता नहीं क्या क्या पक्कियाँ खिला देते हैं उनको, जो बगैर जाने कि इशू क्या है। जैसे हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिस्कस करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनफर्टिलिटी। लेकिन हमारी सोसाइटी में मोस्टली आप खातून को ही ज़्यादा गुनाहगार पाएंगी। बिल्कुल, ये होता है कि हस्बैंड्स टेस्ट अपने नहीं करवाते, इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाते। तो जब तक देखिए, तो कुदरत की तरफ से इलाज हर चीज़ का मुमकिन है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि किस लेवल पे प्रॉब्लम है, यानी कि कहाँ ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, एग्स लेवल पे प्रॉब्लम है, मेल्स का प्रॉब्लम है, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। ब्लाइंडली ट्रीटमेंट देना तो मतलब आपने मरीज़ का भी लॉस कर दिया है, उसके पैसों का भी और उसकी बॉडी का भी। या फीमेल बेचारी मेडिसिन ले रही होती है, पता चलता है प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। तो ये चीज़ होती है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ये सब कुछ करवा के हम लोगों को उनके फर्दर ट्रीटमेंट और ये सब देना चाहिए। तो इनको बस एट द एंड में यही वो एक इस टॉपिक को रिलेटेड है कि आपको अपना अर्ली जो भी प्रॉब्लम है उसका इंटरवेंशन करना चाहिए। आपको डॉक्टर के पास, कंसल्टेंट के पास, हॉस्पिटल्स में जाके प्रॉपर दिखाना चाहिए। चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन, लड़के लड़की दोनों को ही अपनी केयर करनी चाहिए। अगर वो आगे जाके, ज़ाहिर है पेरेंट्स बनना दोनों की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। तो उस ख्वाहिश को लेकर अगर आप आगे परसू करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप टेस्ट करवाएं, ज़रूरी है आप अपनी केयर करें, ज़रूरी है कि शुरू से, स्टार्ट से। यहाँ फिर वही फर्टिलिटी के, अगर इनफर्टिलिटी के हवाले से बात आती है तो हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अगर हम आज डिस्कस करने बैठे तो मुझे लगता है टाइम हमारे पास कम रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से लड़कियों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ इस बात को लेकर कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल। ये कहकर उसे टालते जाते हैं और फिर शादी के बाद भी ट्रीटमेंट ही करवानी होती है। जब वो ट्रीटमेंट आपने करवानी है तो पहले क्यों नहीं? पहले आप अगर बात करें डॉक्टर से, कंसल्टेंट से बाकायदा तौर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें तो मुझे लगता है कि बेहतर हल निकल सकता है। बिल्कुल, मैंने इस वक्त बात की। बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्योंकि आपके बाद में जो एक लाइफ स्टार्ट हो जाती है, एक अज़दवाजी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है, उसमें फिर मज़ीद प्रॉब्लम से यहाँ होने लगते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो फॉर सपोज़ अगर मैं खुद पर्सनली अपनी बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी डॉक्टर से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने अगर मैरिड लाइफ को या आगे अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को फोकस करती हूँ तो क्या चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, कहाँ मेरे लिए कमी है, कहाँ मेरे लिए बेहतरी है, वहीं जो है उसी ट्रैक पे जाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मुझे मिल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो माएँ जो हमें देख रही हैं, वो बहनें जो हमें देख रही हैं कि भाई वो घर बैठे ये सोच रही हैं कि नहीं मेरा ये इशू है तो मैं बता नहीं सकती, शाय फील करती। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी हैं बिल्कुल कि वो डॉक्टर से खुल के नहीं बता पा रही होती, पेरेंट्स को नहीं बता पा रही होती हैं, वो छुपा लेती हैं कि जी नहीं तकलीफ़ भी है तो नहीं जी कोई बात नहीं। अच्छा, पीरियड्स में किसी किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है, होता है और पेन होने की वजह से वो बात नहीं करती हैं, मतलब ठीक है हो जाएगा ठीक। हालांकि मैं रिसेंटली एक रिसर्च में मैं पढ़ रही थी कि पीरियड्स में पेन होना नॉर्मल नहीं है। तो आपसे जानना चाहूँगी नॉर्मल है या एबनॉर्मलिटी में काउंट? देखिए माइल्ड तो होता है सबको, माइल्ड तो होता है, मगर जब किसी को बहुत सिवियर पेन हो रहा होता है तो अल्टीमेटली पीछे कुछ उसकी प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती है, सेकेंडरी टू दैट होता है। जैसे कि हमारे पास एक एंड्रोमेट्रियोसिस कंडीशन होती है गायनी की, और इसके अलावा इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें होता है एडिशंस की वजह से। तो ये बात है कि जब बहुत सिवियर कोई कंप्लेन करे डिस्मेनोरिया की तो वो ऑब्वियसली कोई पीछे प्रॉब्लम होती है। एक मैं आपको इसमें ऐड भी करना चाहूँगी, एक चीज़ जो आपने कहा कि ये लोग कंसर्न नहीं करते कि कोई प्राइमरी एमेनोरिया होता है जिससे फीमेल को आते ही नहीं है पीरियड्स, उसके ईयर्स ऊपर हो जाते हैं 15-16, तो वो यही सोच के कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। बेहतर यही है कि अर्ली इंटरवेंशन हो, पहले आप दिखाएं डॉक्टर को, उसके बाद क्या पता वो ऐसी कंडीशन हो जो ट्रीट हो सकती हो, क्या पता वो किस लेवल पे प्रॉब्लम हो, वो देख के डॉक्टर आपको गाइडेंस दे सकते हो। क्योंकि शादी तो किसी चीज़ का हल नहीं है, शादी इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट कि आपने शादी कर ली तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो उनको ऑब्वियसली आके दिखाना और ये सब कुछ अर्ली आके दिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों की केयर स्टार्ट से ही अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर बात की हमने पीरियड्स की तो उसमें एक तो पेन बहुत मैटर करता है, और दूसरी चीज़ है क्लॉटिंग होने पे लड़कियां घबरा जाती हैं
बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि जी भाई बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है या फिर कम हो रही है, डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। तो कुछ डॉक्टर्स, मैंने खुद पर्सनली भी अगर कुछ डॉक्टर से कंसर्न किया, किसी ने कहा ये नॉर्मल सी बात है और किसी ने कहा नहीं क्लॉट मैटर करते हैं, कहीं अगर ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है तो आपको चाहिए कि आप टेस्ट करवाएं, आप बाकायदा तौर पर प्रॉपर कंसर्न करें। बिल्कुल, ये सारी बात तो देखें जब हम पेशेंट से बात करते हैं उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होती है, तो उनसे हम उसी हिसाब से डिटेल लेते हैं कि कितना वो उनको आ रहा होता है ब्लड, किस जो हमारी एक नॉर्मलिटी के वो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में वो चल रही होती हैं बेहतर कि नहीं, जैसे कि हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या इतने ज़्यादा वो सोक्ड हो रहे हैं कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ से हट जाएं। तो जो चीज़ आपको अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ से बिल्कुल हटा दे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ एबनॉर्मल है। अगर कोई एक्सेसिव ब्लड फ्लो होगा तो फिर एक्सेसिव क्लॉटिंग होगी। तो चीज़ वही है कि जो भी चीज़ है अगर नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हुई तो फिर वो एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएगी। अगर वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ सही कर रही है, 2 to 3 पैड सोक कर रही है, तो इट्स नॉर्मल। मगर अगर नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कंसर्न है। तो कुछ लड़कियों का मसला ये होता है कि कुछ 3 महीने का गैप आ जाता है, कुछ 2 महीने का गैप आ जाता है, और कुछ को तो ऐसा होता है कि 1 मंथ में 2-2 बार आ जाते हैं। बिल्कुल। उसकी क्या वजूहत है पीछे? ये एक तो मैं जैसे हमने पीसीओएस डिस्कस किया, हार्मोनल तो पीसीओएस में यही होता है कि उसमें ओलिगो में चले जाती है पेशेंट, यानी कि 2 मंथ्स 3 मंथ्स नहीं आते उनको। तो ये भी मैं उनको काउंसल करती हूँ कि साइकिल रेगुलरिटी उनके अपने हाथ में भी है। अगर वो अपना वेट पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगी, अपना वेट कम कर लेंगी, तो अल्टीमेटली उनके साइकिल्स नॉर्मल होंगे। साथ में हम अपनी तरफ से जो मेडिकेशंस वगैरह भी देते हैं, उनको एटलीस्ट 3 मंथ्स में एक दफ़ा ब्लीड करना होता है जो PCOS के पेशेंट्स हैं। उसके अलावा जो इस तरह के जो 15 मंथ्स में 15 डेज़ में आ रहे हैं, 1 मंथ में 2-2 दफ़ा आ रहे हैं, ये भी साइकिल इरेगुलरिटीज़ में ही काउंट होता है। इनकी अपनी ट्रीटमेंट होती है। साइकिल कंट्रोल करने के लिए हम इनको मेडिसिन देते हैं जो उनको पूरे मंथ लेने होते हैं। तो है तो सारा हार्मोनल ही प्रॉब्लम, मगर डिफरेंट कॉज होता है हर एक के पीछे। जैसे PCOS का मैंने आपको बताया कि उसमें फिर ओलिगो के साथ कभी कभी PCOS वाले भी इस तरह प्रेजेंट कर जाते हैं कि उनको मंथ में 2-2 दफ़ा भी हो जाते हैं। तो ये सारा हमने बस इनके साइकिल्स कंट्रोल करने होते हैं और उनको सारी डाइटरी एडवाइजेस वगैरह सब देनी होती हैं कि किस तरह ये अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी डाइट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। पूरी बॉडी वैसे ही चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग। तो एक बीमारियों से अगर दूर रहना है तो सबसे पहले अपनी डाइट कंट्रोल करें। खाने पीने पे अगर कंट्रोल होगा तो हम बेहतर जो है ना वो आगे अपना जो है ना अपनी लाइफ को बेहतर वे में ले जा सकते हैं। वैसे अगर मैं बेचारे तो मैं कह रहा वरग वर्द वरा के हवाले या टाइमिंग भी बाज मैटर करते आमा लाइफस्टाइल ग्वाजीने गई लाइफस्टाइल वजह से बिजी रूटीन वजह से कदी नाश्ता लेट, कदी वर्क लेट, कदी सोबे सरा जो अंचो दरकाएँ रवें और शपा जो लेट नाइट आ गए तो लेट नाइट क्रेविंग्स बह गए, कुछ ना कुछ वर गए, कुछ जो स्नैक्स बना गया। तो इसी वजह से भी चिंचो नुकसान भी थे। डॉक्टर से जो जाने डॉक्टर निशा, एक तो ये है कि खाना तो ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं और लेकिन किस वक्त खा रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उठ के 11-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं तो वो बात नहीं है जो कि 8 बजे नाश्ता करने पे है। सुबह उठना, टाइम पहले आपने कोई नीम गर्म पानी पी लिया, या वैसे भी पानी सुबह निहार मुँह पीना बहुत इफेक्टिव होता है। तो हमने वो पानी पी लिया, उसके बाद हमने 8 से 9 के दौरान नाश्ता कर लेना है। 7 से 8 भी बहुत बेहतर है। मगर अगर कोई कहता है कि मैं इतना लेट नहीं कर सकता, अर्ली नहीं उठ सकता, या तो 8 to 9 इज़ बेस्ट, उसमें उनको नाश्ता करना होता है। अगर कोई डाइट कंट्रोल कर रहा है तो फिर उनको ये होता है कि नाश्ते में ऐसी चीज़ लें, जैसे बॉयल एग ले लिए, एप्पल ले लिया, कोई फ्रूट्स का कोई शेक वगैरह बना के पी लिया। तो ये सब चीज़ें आपको वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं। दूसरा, दिन के खाने हम खा रहे होते 3 से 4 बजे, तो दिन का खाना 12, 1, 2 इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। 12 से 1 बेस्ट टाइम होता है। एटलीस्ट 1 से 1:30 के तक हमें दिन का खाना अपना कर लेना चाहिए। रात का खाना 8 से पहले डन कर देना चाहिए। 8-9 से आगे नहीं जाना चाहिए। हमारी बॉडी को उसको हजम करने का भी टाइम, क्योंकि हम खा के सो जाते हैं, और स्पेशली रात का खाना फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती। हम रेस्ट करने चले जाते हैं और सो जाते हैं, तो वो सारा फिर हमारा स्टोर हो जाता है फैट के फॉर्म में। तो बेहतर यही है कि हम अपना रात को 8-9 तक सब डन करके, और बस उसके बाद, और ये डाइटिंग वगैरह जो होती हैं उसमें हमने जस्ट उनको पोर्शन कंट्रोल समझाना होता है। हमें अपने खाने को कंट्रोल करना है। हमने इस तरह खाना छोड़ना नहीं है। जो स्किप करते हैं कि मैंने ये दोपहर का नहीं खाती डॉक्टर, मैं तो सुबह का नाश्ता, मुझे मोस्टली बोलते हैं पेशेंट, डॉक्टर मैं तो सुबह नाश्ता करती ही नहीं। तो मैं उनको, मेरा नेक्स्ट जवाब यही होता है कि सबसे बुरा तो फिर आप ये करती हैं कि आप सुबह नाश्ता नहीं करती,
क्योंकि आपने अपना सारा मेटाबॉलिज्म डे के स्टार्ट में ही आपने कुछ नहीं खाया तो फिर किस तरह सही वर्क करेगा। खाएं ज़रूर, लिमिटेड खाएं हर चीज़। अगर आप 2 चपाती खाती हैं तो आप उसको 1 खाएं। इसी तरह रात को भी आधी से थोड़ी ज़्यादा खा लिया, 1 से थोड़ी कम करके इस तरह खा ली कि लिमिटेड खाएं। कि भूख जैसे एक सुन्नती तरीका भी होता है कि थोड़ा सा आप अपना पोर्शन छोड़ दें, कि बिल्कुल फुल होके नहीं उठना खाने से। और वॉक करना बहुत, हमारी फीमेल्स कहती हैं डॉक्टर हम तो घर पे बहुत काम करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको लगता है यही एक्सरसाइज है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि वो हमारी एक्सरसाइज नहीं है। अगर मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ तो ये मेरी एक्सरसाइज नहीं, जब तक कि मैं अलग अपने लिए आधा घंटा निकालें, अपने लिए हाफ आवर निकालें और उस पर वॉक करें। स्टार्टिंग में स्लो करें, उसके बाद फास्ट करें, तो उससे बड़ा डाइट पे कंट्रोल, बड़ा अच्छा अफेक्ट रहता है। बाकी ये कि चीनी तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है हमारा। चीनी कोशिश करें अवॉइड करें। शुगर को जितना हम अपने डाइट में कम रखेंगे उतना हमारी बॉडी के लिए वो फ़ायदेमंद होगी चीज़। तो डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंसर्न और अपने साथ होनेस्ट हों ताकि हम कर सकें डाइट। वरना कराची जैसे शहर में रहना और फिर ये चैलेंजिंग लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। नो, क्योंकि आपके पास फ्लैट सिस्टम है, आपके पास जगह नहीं है कि आप निकलें, प्रॉपर वॉक करें, प्रॉपर आप जाएँ। स्पेशली लेडीज़, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे स्पेशली जो लियारी और गुलीमार और बाकी एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ख़वातीन निकल ही नहीं सकती हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्पेस है ही नहीं कि वो जहाँ निकल के वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें। तो उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, उनके पास तो स्टेयर्स ही सबसे बड़े दुश्मन उनके, तो वो भी जो है ना वो मुश्किल होता है उनके लिए भी सारा कुछ हैंडल करना। लेकिन अगर आप आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज पे भी मैं ये यहाँ ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप YouTube को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो खुदारा पहले आप देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्टंट्स, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप फ़ौरन अप्लाई करते हैं, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होने लगता है और तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो करने से पहले आप देख लें कि आप क्या करने जा रहे हैं, किसी के सुपरविजन में करें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। कसानी उश्ती वादत का उश्तनी वगैरह में पता कहें सारे में किचन सेगमेंट घूमा नहीं घुमा भी